हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग सीटेट पेपर 2, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान के प्रश्न को सही से हल करने के लिए हम सभी लोग एनसीईआरटी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग क्लास 6 के विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग 1 से 5 लेसन तक का अध्ययन कर लिए हैं। आज हम सभी लोग लेसन 6 हमारे आसपास की सामग्री का अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास की सामग्री के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आए हुए हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। तो पदार्थों का जो मिश्रण होता है वह सामग्री कहलाता है। अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लौरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं वे कहाँ पाए गए? तो लौरा देवा में पाए गए और बलूचिस्तान में पाए गए। आगे है, लगभग 4000 समान संवत पूर्व बीसी सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप जिन्हें स्लिप कहा जाता है का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता के दौरान और भी परिष्कृत हो गईं, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। अगला प्रश्न जो बन सकता है वह पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पकी हुई मिट्टी टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आगे दिया हुआ इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। तो इस पाठ के अंतर्गत क्या आप जानते हैं, पॉइंट्स के अंतर्गत हमने देखा कि जो पुराने बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व पाए गए थे वो सभी कहाँ पाए गए थे? लौरा देवा और मेहरगढ़ में पाए गए। पहला यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आगे देखते हैं, वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। कोई भी वस्तु है, अगर उसे हम समूहों में व्यवस्थित कर रहे हैं तो व्यवस्थित करने की जो विधि होगी वह वर्गीकरण कहलाएगी। इस बुक के अंतर्गत अगला जो पॉइंट्स है, चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। अर्थात कोई भी वस्तु जिसकी सतह चमकदार नहीं होती है वह चमकहीन या द्वितीयहीन सामग्री कही जाती है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी, कागज, रबड़, जूट इत्यादि। अगला पॉइंट है, जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। अर्थात ऐसी वे सभी वस्तुएं जिनके हम लोग आर पार देख सकें वे सभी वस्तुएं पारदर्शी कहलाएंगी। जैसे कांच है, जल है, हवा है, सेलोफेन कागज इत्यादि। तो इसमें जो सेलोफेन कागज हाईलाइटेड है एक ऐसा उदाहरण है जिससे प्रश्न बन सकता है। प्रश्न कैसे बन सकता है कि सेलोफेन कागज है? ऑप्शन आपके 4, परिभाषी, अपरिभाषी, पारदर्शी, अपारदर्शी।
तो आपका जो इसका उत्तर होगा वह हो जाएगा पारदर्शी। सेलोफेन कागज क्या है? पारदर्शी है। तो जिन सामग्रियों के हम आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जिन सामग्रियों के आर पार नहीं देखा जाता उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है, जैसे लकड़ी, लोहा, रबड़ इत्यादि। ऐसी ऐसी सामग्रियां या ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वे सभी सामग्रियां आपके अपारदर्शी के अंतर्गत आएंगी। अगला पॉइंट है कि जिन सामग्रियों को के आर पार जो है, जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जाता है उन्हें परभासी कहा जाता है, जैसे बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच। मतलब ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्रियां जिनके हम अगर आर पार देखते हैं तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है या फिर धुंधला दिखाई देता है, तो वे सभी वस्तुएं परभासी कहलाएंगी। परभासी कहलाएंगी। इसका उदाहरण जो है बटर पेपर है और फ्रॉस्टेड कांच है। आगे देखते हैं, आप स्वयं ORS बनाएं। आप स्वयं ORS बनाएं। तो यहां से प्रश्न जो बन सकता है, सबसे पहला प्रश्न बनेगा ORS का पूरा नाम क्या होता है? तो ORS का पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का पूरा नाम क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी अर्थात निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। उपचार का कैसे किया जाता है? ORS की सहायता से। यदि किसी भी व्यक्ति को दस्त या अन्य किसी बीमारी की वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसे हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं, और निर्जलीकरण के उपचार के लिए हम लोग ORS का प्रयोग करते हैं। ये ORS जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में उपलब्ध हैं। प्रत्येक पैकेट का जो ORS होता है उसको 1 लीटर पानी में घोल करके उपयोग किया जाता है। यदि मान चलिए आपके पास ORS का घोल नहीं मिल पाया तो आप क्या करेंगे? 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला करके आप ORS तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि ORS का पूरा नाम, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी अर्थात निर्जलीकरण के उपचार में होता है। ORS हम बना कैसे सकते हैं? 1 लीटर जल में 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला करके हम लोग ORS बना सकते हैं। इस पाठ के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन गैस जो है जल में घुल जाती है। ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। अगला पॉइंट है, जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। जो भी सामग्री या जो भी वस्तु भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो भी वस्तु हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। बस एक शर्त है कि उनके आयतन समान होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान रखती है द्रव्य कहलाती है। द्रव्य क्या कहलाता है? द्रव्य वे सभी वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती है तथा उसमें द्रव्यमान होता है, तो वो सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाएंगी। अगला जो पॉइंट है, द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है। द्रव्यमान जो है वह द्रव्य की मात्रा को बताता है। इसे ग्राम अर्थात स्मॉल g और किलोग्राम kg की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्यमान को ग्राम में और किलोग्राम में हम मापते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। जो अगला पॉइंट है, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। अगला जो पॉइंट है, आयतन को लीटर, एल और मिलीलीटर, ml की इकाइयों में मापा जाता है। आयतन को लीटर में और मिलीलीटर में मापा जाता है। कुछ मात्रक के बारे में दिया हुआ है कि मात्रकों को हम कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक SI में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम जो है किसका मात्रक है? वह द्रव्यमान का मात्रक है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में kg लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर kg के चिन्ह के बाद k और g के बीच हमेशा जगह नहीं होता है और इसके बाद कोई बिंदु भी नहीं लगाया जाता है। अर्थात अगर हमें kg लिखना है तो सीधे सीधे हम k लिखेंगे और g लिखेंगे। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा और न ही इनके लेटर कैपिटल होंगे। एक बात और है कि मात्रकों को बहुवचन नहीं होते हैं। अर्थात इसमें दिया हुआ है कि द्रव्यमान लिखते समय हमेशा मान संख्या जो है इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। द्रव्यमान लिखते समय
जो अगला पॉइंट है इसमें देखते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं कि द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्या या संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम तो इसे 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, न कि 7 केजीएस, न कि 7 केजीएस के रूप में लिखा जाता है। वही हम बता रहे थे कि द्रव्यमान जो होता है वो बहुवचन में नहीं होता है, चाहे 1 किलोग्राम हो या 7 किलोग्राम हो या 100 किलोग्राम हो, जो कोई भी हो मात्रक के रूप में सिर्फ केजी लिखा जाएगा, केजीएस नहीं लिखा जाएगा। तो कोई भी मात्रक होता है वो बहुवचन नहीं होता है और मात्रकों के बीच में स्पेस नहीं होता है। आगे दिया गया है कि इसी प्रकार लीटर को बड़े एल के रूप में और मिलीलीटर को ml के संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 ml लिखा जाएगा। m छोटे अक्षर में होगा और l बड़े अक्षर में होगा। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में m क्यूब कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर क्यूब लिखा जाएगा। संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़े जाते हैं, जैसे यह संख्या है, यह मात्रक है, तो इनके बीच क्या होगा, एक स्पेस छोड़ देंगे। 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, अर्थात 1 मीटर क्यूब का मतलब होगा 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अगला जो पॉइंट है इस बुक के अंदर दिया हुआ है कि द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। तो इस तरह से इस पाठ पर आधारित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं। साथियों, यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।